डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। देखो मान लो y इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट की, इसका मतलब क्या हुआ तुम बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या हुआ। बेटा इसका मतलब होता है, इसको पता है कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे y इज फंक्शन ऑफ t, मतलब कि इस t के जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी, इस t के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी, t के जगह पे 10 रखेंगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि t को बदलने पे y की वैल्यू भी बदलेगी, t को बदलने से y की वैल्यू भी बदलेगी। मतलब कि अगर हम किसी को बदलते हैं और कुछ और बदलता है तो इसका मतलब है कि वो जो चीज है ना वो उसका फंक्शन है। मतलब t को बदलने से अगर y बदल जाती है, इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ t। अगर मैंने बोला f ऑफ थीटा, इसका मतलब कि थीटा को बदलने से y बदल जा रही है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे y इज फंक्शन ऑफ थीटा। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ s दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ s, ठीक है। अगर मैंने y इज इक्वल टू f ऑफ q डाला, इसका मतलब इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे y इज फंक्शन ऑफ q। समझ में आ रहा है, मतलब y किसका फंक्शन है, q का फंक्शन। मतलब ये जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर में दे रखा है उसको बदलने से y बदल रही है, इसका मतलब कि ये जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये y q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, q को बदलने से y बदल रही है, इसका मतलब है कि y इज द फंक्शन ऑफ q। सोचो अगर कल हो कि यहाँ मुंबई दे रखा है फंक्शन ऑफ पुणे, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको बोलेंगे मुंबई इज फंक्शन ऑफ पुणे, ऐसा रीड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो रीड करने का तरीका सीखो आप। बेटा मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, बाप भाई आपको क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे अगर मैंने आपको ऐसा दिया, ठीक है, देखो देखो ध्यान दे, अगर मैंने बोला कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, एंड x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x भी t का फंक्शन है, मतलब y भी t का फंक्शन और x भी t का फंक्शन है। समझ में आ रहा, दोनों t का फंक्शन है। आपको कैसे समझेगा बताओ मुझे, अगर मैंने कल हो कि आपको ऐसा बोला कि y इज इक्वल टू साइन टी, तो अब तुम बताओ मुझे, इसको रीड करके बताओ किसको चेंज करने से कौन बदलेगा, बताओ, टी को चेंज करने से y चेंज होगा। इसका मतलब आप इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे y इज फंक्शन ऑफ टी, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। सोचो अगर इस t के जगह पे तुमने 0 डिग्री डाला तो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन जीरो, साइन जीरो बोले तो 0। वही अगर तुमने t के जगह पे पाई बाई 4 डाला तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 4। तब फिर y की वैल्यू क्या आएगी, तब y की वैल्यू आएगी 1/√2। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं t को बदल रहा हूं तो y बदल रही है, इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ t। मतलब y के टर्म में, समझ में आ रहा है, y की वैल्यू
जो टी के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है? आप ऐसे इसको लिखोगे, मतलब यहाँ पे आपको समझ में कल हो के आना चाहिए कि y किसका फंक्शन है, इसलिए मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। y बेटा t का फंक्शन है, ठीक है। और उसी तरह x मान के चलो कि x अगर इस तरह से दे रखा है cos t, अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे, y इज फंक्शन ऑफ t, है ना, ऐसा। अब अगर सोचो कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है इस केस में? क्या होता है बताओ? dy बाई डी एक्स के केस में क्या होता है सोचो। तुमको क्या दिया जाता है, ये जो y होता है वो क्या होता है, y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन होता है? x का फंक्शन होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो गया, y इज फंक्शन ऑफ x। बेटा अगर y x का फंक्शन है, समझ में आ रहा है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, तब dy बाई डी एक्स तो आप फाइंड कर लोगे। समझ में आ रहा है? बट सोचो अगर y t का फंक्शन है, तो बेटा अगर y t का फंक्शन है तो उसको x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो उस जगह पे क्या करोगे सोचो। अगर मान के चलो ये वाला कंडीशन अगर दे रखा है, ठीक है, ऊपर वाला अगर दे रखा है, इसको इरेज कर लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, dy बाई डी एक्स तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुम जो पूछा जा रहा है पहले उसको लिख लो, ठीक है। dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है तो उसको लिख लो। बट देखो कि यहाँ पे y जो है ना, वो y किसका फंक्शन है, तो आपको क्लियरली ऊपर से दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, y इज इक्वल टू अगर साइन t है, इसका मतलब इसको देखने से क्या लग रहा है, इसको देखने से लग रहा है कि y t का फंक्शन है। तो बेटा अगर y t का फंक्शन हो ना, तो न्यूमेरेटर में जो dy दे रखा है उसको dt से डिवाइड कर लो और बड़ा वाला ऐसे अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद क्या करो, dx जो दे रखा है उसको भी dt से डिवाइड कर लो। अब सोचो अगर कल हो कि y q का फंक्शन होता तब क्या करते? तब तुम dy को dq से डिवाइड कर लेते और dx को भी dq से डिवाइड कर लेते। मतलब y जिसका फंक्शन होगा, y जिसका फंक्शन होगा, समझ में आ रहा है, dy और dx को उसी से आपको डिवाइड करना है, मतलब d इंटू वो। समझो अगर y पुणे का फंक्शन है तो आप dy को किससे डिवाइड करोगे, अपॉन d पुणे से, और dx को भी किससे डिवाइड करोगे, d पुणे से। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो तुम इतना ही याद रखो सिर्फ कि हमने न्यूमेरेटर को भी dt से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड किया। अगर मैं आपको बोलूं कि 5/2 दे रखा है, तो आप 5 को 10 से अगर डिवाइड करोगे तो जो डिनोमिनेटर है उसको भी 10 से डिवाइड करना होगा। या अगर तुमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको पता है सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है या नहीं पता है, बताइए मुझे। पता है ना? तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि y किसका फंक्शन है। y t का फंक्शन है, इसलिए हमने dy को dt से डिवाइड किया। अगर y q का फंक्शन होता तो हम dy को dq से डिवाइड करते। अगर y पुणे का फंक्शन होता तो हम dy को d पुणे से डिवाइड करते। अगर y मुंबई का फंक्शन होता तो हम dy को d मुंबई से डिवाइड करते। y अगर अपना t4 का फंक्शन होता तो हम dy को d t4 से डिवाइड करते और dx को भी d t4 से डिवाइड करते। मतलब y जिसका फंक्शन होगा d इंटू उससे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते। अब सोचो इसको कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे, dy, बट गौर से देखो, अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो y की वैल्यू, क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन t। तो ये जो y है ना, उस y के जगह पे क्या लिखोगे, साइन t, अपॉन क्या हो गया, dt, फिर बड़ा वाला ऐसे अंडर। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है, dx। बट बेटा तुम गौर से देखो, x की वैल्यू क्या है, तुम खुद सोचो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तुम गौर से देखो, x की जो वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू क्या है, cos t, भले सॉरी, एक मिनट, ये x था एक्चुअली, ये x था, ऐसे लिखा मैंने। y की वैल्यू है sin t और x की वैल्यू है cos t, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, cos t। अब गौर से देखो, अब जब तुम न्यूमेरेटर वाले इसको जब तुम डिफरेंशिएट करने चलोगे तो तुम एक बात बताओ, साइन किस में बदलता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो तुम क्या लिखोगे, कॉस, और साइन के साथ में जो टी दे रखा है उसको लिख लोगे, तो लिख लिया मैंने। फिर बाद में क्या होगा, साइन तो बदल गया,
तो साइन अगर बदल गया तो साइन को हटा दो, तो फिर क्या बचेगा dt। तो dt को dt से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, और 1 को हम कभी लिखते नहीं है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। अब चलो यहाँ चलते हैं नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है cos। अब सोचो cos का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, हम नीचे वाले को देखते हैं, ये जो नीचे दे रखा है ना, इस नीचे वाले को देखते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ। cos का डेरिवेटिव आप बोलोगे कि सर cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, और cos के साथ में क्या दे रखा है t, तो आप साइन के साथ में क्या लोगे t, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या करोगे, cos को उड़ा दोगे। अब जब बेटा cos उड़ गया तो ऊपर क्या बच गया dt, और नीचे भी क्या बच गया dt। अब dt को dt से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1, और 1 को तो हम लिखते नहीं है ना, 1 को नहीं लिखते। 1 को कौन लिखेगा यार बताओ ना। अब देखो cos t अपॉन sin t क्या हो गया, cos बाई sin क्या हो गया बताओ, cos बाई sin हो गया cot, और क्या साथ में दे रखा है t, और विथ नेगेटिव साइन, तो क्या आंसर हो गया माइनस cot t, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने किया क्या, आपने सबसे पहले, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले देखा कि y किसका फंक्शन है, y अगर t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर y अगर t का फंक्शन हो और x q का फंक्शन हो तब क्या करेंगे, बेटा तब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी है कि y और x दोनों सेम चीज का ही फंक्शन होना चाहिए, मतलब या तो दोनों t का फंक्शन होना चाहिए y और x दोनों भी, या तो y और x दोनों भी q का फंक्शन होना चाहिए, या तो y और x दोनों भी सेम s का फंक्शन होना चाहिए, मतलब दोनों सेम चीज का फंक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि y t का फंक्शन हो जाए और x s का फंक्शन हो जाए, या फिर y मुंबई का फंक्शन हो जाए और x पुणे का फंक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। y भी मुंबई का अगर फंक्शन है तो x भी मुंबई का ही फंक्शन होना चाहिए, और जिसका वो फंक्शन है d इंटू वो जिसका फंक्शन है, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए y t का फंक्शन है, इसलिए हमने dy को dt से डिवाइड किया और dx को भी dt से ही डिवाइड किया, दोनों को भी dt से डिवाइड किया। फिर बाद में जो y की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, उसको हमने y के जगह पे पुट किया, और जो x की वैल्यू दे रखी है उसको हमने x के जगह पे पुट किया, और फिर बाद में हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, है ना। डेरिवेटिव फाइंड करना तो आपको आता है। तो ये बहुत सा सिंपल सा मेथड है बेटा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब कल हो के तुम्हारे सामने ये आएगा कि सर अगर क्वेश्चन में ए बी टी तीनों हो तब क्या करेंगे। तो बेटा देखो, जहां पे ए और टी दोनों हो तो देखने की कोशिश करना कि y के अंदर में ए और टी है, जबकि x के अंदर में b और t है। इसका मतलब कि कौन सा टर्म दोनों में है। देखो अगर मैंने, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ऐसा चेंज किया, मैं बोला एक क्वेश्चन तुमको दे रखा है y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर दे रखा है, और x इज इक्वल टू क्या दे रखा है बी टी क्यू। तो अब तुम देखो y और x दोनों के अंदर में कौन सा चीज कॉमन दिख रहा है, तो तुम खुद बोलोगे कि सर y में भी t दिख रहा है और x में भी t दिख रहा है, बट y में अगर a है तो क्या x में a है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर y t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि y और x जो दोनों है ना, ये दोनों सेम का ही फंक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर मैं a को अगर ले लूंगा तो, बेटा अगर y को न्यूमरेटर, अब चलो ऊपर में अगर तुमने y को a का फंक्शन ले लिया बट नीचे तो a नहीं है, तो फिर तो नीचे क्या x को b का फंक्शन लोगे, जबकि फंक्शन तो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर y a का फंक्शन है तो x को भी a का फंक्शन ही होना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन के लिए क्या है y t का फंक्शन है, तो देखो नीचे भी x t का फंक्शन है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, y इज फंक्शन ऑफ t, और फिर दूसरे बार में क्या बोलोगे, x इज फंक्शन ऑफ t, मतलब दोनों भी t का फंक्शन है, दोनों के अंदर में t है। तो आपको वैसे टर्म ढूंढने हैं जो दोनों में हो। समझ में आ रहा है, आपको वैसे ढूंढने हैं जो दोनों में भी हो। अब अगर इसका किसी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा dy by dx क्या हो, तो इसका जवाब कैसे दोगे तुम बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करो कि dy by dx पता करना है तो dy by dx ले लो, फिर देखो कि y किसका फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ मुझे, y इज फंक्शन ऑफ t, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन। इसलिए जो ऊपर dy दे रखा है उसको d तो लिखना है, चाहे वो किसी का भी फंक्शन हो d तो लिखना है बेटा, बट y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, इसलिए d के साथ में क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्या लिखेंगे, t लिखेंगे।
अब अगर ऊपर तुमने dt किया है तो नीचे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, dt करना पड़ेगा, ऐसा लिख, ठीक है। और फिर न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, d अपॉन dt, नीचे भी क्या लिखा है, d अपॉन dt। देखो यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, at स्क्वायर, तो लिख लो at स्क्वायर। क्या दे रखा है, at स्क्वायर। और देखो x की वैल्यू क्या दे रखा है, btq, तो लिखो यहाँ पे btq, ठीक है। अब सोचना है कि सर अब क्या करना है। मैंने पहले बोला है कि अगर t का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, t वेरिएबल है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे b क्या होगा, कांस्टेंट, और t क्या होगा, वेरिएबल। तो बेटा जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ गया, तो कांस्टेंट जो a है उसको हमने बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, और इधर क्या दे रखा है, टी स्क्वायर अपॉन। अब देखो b क्या है, कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पहले बेटा हम कांस्टेंट को लिख लेंगे, फिर क्या बच गया, डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसा बच गया। अब ऊपर है ए और नीचे है बी, इसको तो लिख लो। अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सोचो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, जो पावर है उसको लिखते हैं। तो पावर कितना दे रखा है, बोलो 2 है, तो पहले पावर 2 को लिख लो, फिर टी है तो टी को लिख लो, फिर क्या हो जाएगा, पावर -1। अब नीचे आ जाओ, पावर क्या दे रखा है, 3, तो लिखो 3, फिर टी दे रखा है तो लिखो टी, और पावर -1, ऐसा। अब ऊपर ये है नीचे भी है, इधर क्या दे रखा है, 2/3, और इधर क्या दे रखा है, ऊपर टी और नीचे क्या है, टी स्क्वायर। तो ऊपर की एक टी से नीचे का एक टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 2a, और नीचे क्या बच गया, 3bt। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, समझ में आया क्या, या नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा मैंने कल का जो होमवर्क दिया था आपको, कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी हुआ आप लोगों से या नहीं हुआ, बताइए। देखो एक बात बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है वो क्वेश्चन लगा लो। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी होता है, कहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले तुम क्या करो, इजी क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा मॉडरेट करो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और इसके बाद से थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाओ। तो पहले सबसे पहले आपने इजी लगाना है, फिर बाद में मॉडरेट लगाना है, फिर बाद में हार्ड लेवल का लगाना है क्वेश्चन। और ये सब किस बुक से लेना है, वो जो आपके सीईटी के सर जो बुक आपने दिया है ना, सर ने जो आपको जो बुक दिया है ना सीईटी का, वो सीईटी के बुक से ये सारे क्वेश्चन लगा लो। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। और आप अपने दिल से पूछो कि आपने साल भर में क्या किया, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बाकी तो मुझसे पूछिए मत, अपने आप से पूछ लीजिए, जवाब अपना, अपना दिल सबसे अच्छा बेहतर जवाब देता है इंसान को। अच्छा चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, x इज इक्वल टू 84 और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 280 स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या हो। मुझे उम्मीद है कि तुम सारे बच्चे आंसर दे दोगे इसका, जल्दी करो।
करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए चलिए मैं करता हूँ। देखिए आपसे क्या पूछा गया, dy बाई डी एक्स, तो लिखो dy बाई डी एक्स। फिर बाद में मैंने क्या बोला आपको बताइए। बोलिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए x किसका फंक्शन है। देखो x जो है ना वो t के बदलने से x बदल रहा है, और t के बदलने से y भी बदल रहा है। इसका मतलब जो है कि t इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज ऑल्सो, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, दोनों भी t का फंक्शन। इसलिए आप क्या बोलोगे, कसर dy बाई डी टी अपॉन क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, d बाई डी टी, और y क्या दे रखा है बताइए मुझे, y दे रखा है 2a t² अपॉन x की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 84। देखो 2a जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट होता है वो बाजू में आ जाता है, तो 2a बाजू में आ गया है। तो 2a बाजू में हो गया, इधर क्या हो गया d बाई डी टी, और यहाँ पे क्या दे रखा है t² अपॉन ए बाजू में आ गया, क्या हो गया d बाई डी टी, और ये क्या हो गया t⁴। अब देखो ऊपर में 2a दे रखा है, अब t² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t, और t4 का क्या हो गया 4t³। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 इंटू टू कितना हो गया 4, ऊपर क्या है t, और नीचे क्या है 4t³। 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन t²। देखो ऊपर एक t है, t का पावर 1, मतलब ऊपर एक t है, और नीचे कितने t है, 3 t है। एक t से एक t कैंसिल, तो 2 t बच गया, तो 1/t² इज योर फाइनल आंसर। देखो अब एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए आपके बुक में कैसे सॉल्व करता है, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बुक में इसी क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2a t²। आप लोग पूछो मुझसे बाद में, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 84। देखो यहाँ पे उसने y लिया है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2a t²। देखो y किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है t का, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, y अगर t का फंक्शन है तो बोल रहा है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब क्या बोल रहा है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t। तो लिखने का तरीका क्या होगा, y को डिफरेंशिएट करना है मतलब dy, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मतलब dt। समझ में आ रहा है, फिर क्या लिखोगे dy dt, और ये जो y दे रखा है वो y क्या है 2a t²। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ 4a t, क्योंकि 2a तो एज इट इज आ जाएगा, और t² का 2t, तो 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जा 4, 4a t हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो गया 4a t। आप कलो कि ये मत बोलो कि सर वैसा दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद से x क्या दे रखा है बताओ मुझे, अब x पे चलो 84 दे रखा है, इसमें भी वही बोलना है कि डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू t, x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा dx बाई dt, है ना। अब इधर क्या हो गया d बाई डी टी, इधर बताओ क्या दे रखा है 84। अब देखो t4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तुम सोच के देखो, t4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 तो बाजू में आ गया और पहले से a है, तो जब 4 बाजू में आएगा तो 4a से मल्टीप्लाई का तो 4a हो जाएगा, फिर ये हो गया t और 4 - 1 ऐसा हो गया। अब आपसे बोला जाएगा कि नाउ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ,
आपने दोनों को dt से डिवाइड कर लिया, समझ में आ रहा, दोनों को dt से डिवाइड कर लिया। अब देखो dy बाई dt का वैल्यू क्या दे रखा है 480, तो लिखो 480, और उसका क्या लिखा है 48t3, तो क्या हो गया 1/t²। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया 1/t², ये आंसर हो गया। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है आपके बुक में लिखा हुआ है। तो दोनों मेथड सही है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, दोनों सेम ही है। देखो ना एक्चुअली यहाँ पे आपने डायरेक्टली इतना लाइन को बचा लिया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने मेथड यूज किया है ना, वो मेथड आप क्या करना, सीटी और जेई के लेक्चर में यूज करना। बट जब बोर्ड का पेपर देने जाना ना, बोर्ड का पेपर, तो उस बोर्ड के पेपर में आप ऐसे ही लिखना। क्यों ऐसे लिखना पता है? क्योंकि बोर्ड के टीचर लोगों की आदत पड़ी हुई रहती है कि मेथड, उनको तो एक ही मेथड पता होता है, उनको थोड़ी दो चार मेथड पता होता है। आपने एक मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनको सिर्फ वही मेथड सॉल्व होता है जो उनको बुक में दिया रहता है, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरा तो पता होता नहीं है, करे भी तो क्या करे बेचारे, इसलिए उनको लगता है जो मेथड दिया हुआ है वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। बल्कि एक क्वेश्चन को तो कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप क्या करना, बोर्ड के लिए इसको प्रेफर करना, बोर्ड के लिए। बट जब तुम सीईटी का, जब अपना जो बुक सर ने दिया है आपको, केदार सर ने जो बुक दिया है, उसको जब सॉल्व करना तो ऐसे यूज कर लेना। और सच पूछो तो ऐसे भी यूज मत करना। तुम पता है अगर जो सीईटी में सॉल्व करना तो कैसे करना बता रहा हूँ। सीईटी में सॉल्व करना तो तुमसे पूछा गया dy बाई dx, तुम बताओ ऊपर कौन है, ऊपर है y। देखो dy का मतलब क्या, ऊपर कौन है, y है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट मन में कर लो। अब ये देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। अब वो 2t जब मल्टीप्लाई होगा, देखो ये 2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा, जो पावर होता है वो बाजू में आता है। तो बेटा अगर पावर बाजू में आएगा तो बाजू वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 जा कितना हो गया 4, तो लिखो 4। ये कितना दे रखा है a, ये क्या है बताओ t, और पावर -1 कितना हो गया 2 - 1, तो ये हो गया। अब चलो नीचे क्या है x, तो नीचे अगर x है तो x वाले को डिफ्रेंशिएट करो नीचे। अब देखो ये 4 क्या हो गया, बाजू में आ गया, तो क्या हो गया 4। पहले से क्या दे रखा है a, तो लिखो a। फिर t4 है तो क्या हो गया tq। अब 4a से 4a कैंसिल, 1/t²। ये आप सीटी या जेई में ऐसे करना, समझ में आ रहा डायरेक्ट, मतलब एक लाइन ये यूज करना, तुरंत आंसर निकल जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन याद रखना ये वाला फंडा कभी भी बोर्ड में यूज मत करना। अगर बोर्ड में तुमने ये यूज कर लिया ना तो तुमको 0 मार्क्स देंगे वो लोग। बोर्ड वाले टीचर लोग की नॉलेज कम होती है, याद रखना। जो आपके बोर्ड में पेपर चेक करते हैं ना कॉलेज वाले, उनकी नॉलेज बहुत कम होती है, वो आपको तुरंत लपेटे में ले लेंगे, मार्क्स नहीं देंगे आपको, समझ में आ रहा है ना। आया कि ना आया चिल्ला सांगरे बाबा। अब चलो एक क्वेश्चन अब आप सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू log t, और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है log t², और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई dx क्या होगा। जल्दी बताओ, 1 सेकंड में मुझे आंसर दो, जल्दी करो।
चलिए, मैं ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड मेथड से बता रहा हूँ कि बोर्ड में कैसे करना है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में कैसे करना है। तो बताइए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बोलिए मुझे, log t। डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, तुम पूरा लिखना। अब तुम इसको कैसे लिखोगे बताओ, dy बाई डी टी। बताओ y क्या है, y दे रखा है log t। अब log t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/t, पता है ना, log t का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, log u का डेरिवेटिव 1/u, log पुणे का डेरिवेटिव 1/पुणे, log मुंबई का डेरिवेटिव 1/मुंबई, है ना। अब x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बोलो, log t स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, dx बाई, आपको क्या निकालना है, dx बाई dt। तो बताओ क्या करोगे, d बाई डी टी, एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, log t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको क्या मान लो, u मान लो, log टी स्क्वायर तो 1/t² हो गया, बट टी स्क्वायर का कितना होता है, 2t, तो ये कितना हो गया, 2/t। देखो ना, टी स्क्वायर आपने क्या मान लिया, u मान लिया, ये क्या बन गया, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u, बट u किसको माना है, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2t। तो ऐसे लिख लिया आपने, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो dy बाई डी एक्स लिखे, बट dy बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी क्या है बताओ, गौर से देखो, dy बाई डी टी क्या दे रखा है, 1/t, तो लिखो 1/t, और ये क्या दे रखा है, बोलो 2/t, t से t कैंसिल, ऊपर 1 है और नीचे ये दे रखा है ना, तो 1/2 आंसर आया। रॉन्ग है क्या, हाँ बिल्कुल, 2 को आगे ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। मैंने गलत सॉल्व किया है क्या, मैंने गलत सॉल्व किया है क्या छोटू। देखो y इज इक्वल टू क्या दे रहा, अरे log t स्क्वायर, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही लगता है उल्टा लिख दिया, सॉरी, y इज इक्वल टू log t स्क्वायर दे रखा है, तो बेटा टी स्क्वायर अगर दे रखा है तो 1/t² इंटू टी स्क्वायर का कितना हो गया, 2t, तो क्या हो गया, 2/t, ऐसा आ गया, dx बाई डी टी में ये उठा दो, जा मुझसे लगता है मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, सॉरी। log t, log t का क्या हो गया, मुझसे मिसप्रिंट हो गया छोटू थोड़ा सा, 1/t हो गया, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, हाँ वो हो गया मिस्टेक, लेकिन समझ रहे हो ना आप, बहुत आसान है। ये क्या हो गया, dy बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी कितना है बताओ, 2/t, और dx बाई डी टी कितना है, 1/t, तो t से t कैंसिल, तो 2 आंसर आ गया। कितने बच्चों का 2 आंसर आया बताइए,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए एक बात और आपको समझाना चाहते हैं, एक बात और समझाना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहो कि dx बाई dy पूछ देता तब क्या जवाब देते? आप बोलते सर अगर dy बाई dx दे रखा है 2 तो dx बाई dy 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर प्रॉपर मेथड की बात करता मैं, प्रॉपर मेथड की, तब dx बाई dy कैसे निकालते बता? तब आप क्या करते कि ऊपर dx लिखते, ऊपर dx है तो ऊपर dx, फिर नीचे dt, अपॉन नीचे क्या करते dy बाई dt। अब देखो ऊपर में क्या है dx बाई dt, तो यहाँ से देखो dx बाई dt की वैल्यू क्या है 1/t, तो पकड़ते 1/t। नीचे क्या दे रहा है dy बाई dt, उसकी वैल्यू कितना है 2/t, t से t कैंसिल तो कितना हो गया 1/t। और अगर सीईटी टाइप अगर आप जाते तो सीईटी टाइप मैंने आपको क्या बताया, अगर ऊपर x है तो x को डिफरेंशिएट करो। देखो x क्या है log टी स्क्वायर, तो log टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, भले log टी ना यार, log टी, तो log टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? log टी का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/t, और log टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 को बाहर रख लो और 1/t 1/2। ठीक है, तो बहुत आसान है। हाँ श्रद्धा खोंदे बोल, क्या बात है? श्रद्धा क्या प्रॉब्लम है तुझे? ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए, जितना फास्ट हो सके आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए, फुर्ती दिखाइए, जल्दी जल्दी। x इक्वल टू कितना दे रखा होता है ये t√t, और y इक्वल टू कितना दे रखा है बताइए, t²√t है ना। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे t दे रखा है, t का पावर कितना है 1, रूट का मतलब क्या हो गया t का पावर हाफ। ये देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा ऐड, वो आपसे क्या पूछा जा रहा है dy/dx। अब ये थोड़ा मैं शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो y ऊपर है, y अगर ऊपर है बेटा तो y का जो ये फंक्शन दे रखा है ना, इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो जो पावर है पहले उसको लिखते हैं, पावर कितना है 5/2, तो पहले 5/2 लिख, फिर t, और 5/2 -1,
आप बोलेंगे सर -1 कैसे करना, तो देखो जब -1 करते हैं तो ऊपर से नीचे को घटाते हैं, समझ में आ रहा है? जब -1 करते हैं तो ऊपर से नीचे को घटाते हैं, और 1 माइनस करते हैं तब नीचे से ऊपर को घटाते हैं। अभी आप पावर -1 कर रहे हो, ऐसा मतलब ऊपर से नीचे को घटाओगे। तो बेटा अगर ऊपर से नीचे को घटाओगे तो 5 में 2 गया तो कितना हो गया 3, तो लिखो ऊपर 3 नीचे 2 ऐसे। अब चलो x का देखो 3/2 है तो लिखो 3/2। 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1, 1/2। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया 3। अब देखो ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर में भी t है और डिनोमिनेटर में भी t है, तो डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 3/2, और ये 1/2 जो पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो दोनों का चूंकि बेस सेम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो पावर डायरेक्टली जो है ना, मतलब न्यूमरेटर जो है ना वो डायरेक्टली, अगर प्लस साइन है तो प्लस के साथ में ऑपरेट करना है, नहीं तो माइनस है तो माइनस के साथ में। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और नीचे कितना है 2, तो ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसल, तो आंसर कितना हो गया 5/3t। कितनों का यही आंसर आया बताओ? आसान है या नहीं है बताओ मुझे? 5/3t गलती चला, 5t/3 होगा। सर एक बार रूट से, बेटा रूट को ही तो मैंने लिया ना। हाँ बोर्ड से इसको कैसे सॉल्व करते हो वो देखो, बेटा बोर्ड से भी यही करते हैं, अरे बाबा। देखिए y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, t² प्लस हाफ, तो क्या हो गया t⁵ ऐसा दे रखा है। तो डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे dy/dt। अब dy/dt करेंगे तो क्या करेंगे d/dt और t⁵ जो पावर है वो आ जाएगा बाजू में, और फिर इधर क्या हो गया t, और फिर कितना हो गया पावर -1। यही करते हैं छोटू, और कुछ नहीं करते हैं। t⁵ कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे भी dx/dt क्या होगा बताओ, जो पावर दे रखा है फिर t½ ऐसा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है dy/dx, तो ऊपर y है तो dy/dt, इसको कैसे लिखोगे dy/dt। देखो dy/dt है तो ये कितना दे रखा है 5/2 t⁵ 3/2, ये क्या दे रखा है 3/2 t⁵, ये कितना आंसर हो गया 5/3। 3/2 में ये गया तो कितना हो गया t आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे बोर्ड में आपको ऐसे करना है, बोर्ड में मतलब एक बार y लिखते हैं, उस y का जो फंक्शन दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ बोल मंथन, मंथन बोल। ठीक है चलिए, अब एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब बोल रहा है कि x इज इक्वल टू a, और इधर क्या दे रखा है थीटा प्लस साइन थीटा, नहीं y इज इक्वल टू क्या दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx क्या होगा, इसको सॉल्व करो।
और इसको बोर्ड मेथड से सॉल्व करो। बोर्ड में कैसे सॉल्व करना उस तरीके से सॉल्व करो। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, dy बाई dx पूछा जा रहा है, जल्दी करो। सर। हाँ छोटू बोल। हाँ सर, पिछले एग्जाम्पल में y के अपने वैल्यू टी स्क्वायर इन अंडर रूट टी दिया था ना। हाँ तो हम डी बाई डी एक्स यू इंटू वी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। छोटू उसमें u इंटू वी कैसे लगेगा बताइए, x रेज टू n लगेगा ना। वो पहला वाला हम 2n रेज टू n माइनस 1 और दूसरा अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट टी। हाँ वो कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं t को u ले लूंगा और रूट t को b ले लूंगा, ऐसा बोल रहा है ना। हो छोटू वो कितना लेंदी पड़ जाएगा, u इंटू वी अप्लाई करना तो दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी है। सबसे इजी क्या होता है आप सोचो, अगर हमको प्रॉपर्टीज लगाना ही है तो सबसे इजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, उससे थोड़ा टफ मल्टीप्लीकेशन होता है। और डिवीजन u बाई v लगाना है या फिर u इंटू वी लगाना है तो बहुत बेवकूफी है। इसको हम डायरेक्टली क्यों नहीं डील कर ले बताइए, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं हम पावर को ऐड करके डायरेक्टली x रेज टू n लगा लें। आप t को u लेंगे और रूट 2 को v लेंगे तो u इंटू वी पे कितना लेंथी होगा आप सोचो ना। लेकिन आंसर में सर थोड़ी कोई फर्क होता है। उस मेथड से आंसर दूसरा ही आ रहा है। नहीं, उसमें भी आंसर वही आएगा, आंसर उसमें नहीं चेंज होगा। आंसर देखो छोटू, मेथड कुछ भी कर लो, मेथड हजारों मेथड यूज कर लो, आंसर कभी चेंज नहीं होते, आंसर सेम ही आते। ओके सर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए लोग जल्दी। अरे आंसर सेम ही आता है बेटा, आप लोग कैसे बोल रहे हैं आंसर अर्नव, आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा है, आंसर वही आ रहा है। मैं करके दिखाऊं क्या, आप लोग के पास टाइम है क्या, बताओ मुझे, मैं करके दिखाता हूं। बस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम लैप्स होने लगता है, क्वेश्चन लेंदी होता है। u इंटू वी अगर आप अप्लाई करोगे ना तब भी आंसर बेटा वही आएगा जो अभी आ रहा है। ठीक है करता हूं मैं, रुकिए आप लोग उस क्वेश्चन को कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। देखिए dy बाई डी एक्स दे रखा है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t और रूट टी को एज इट इज रखिए, फिर प्लस, ठीक है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए तो 2t हो गया, रूट टी को एज इट इज रखिए। अब टी स्क्वायर को एज इट इज रखिए और रूट टी का क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, ये हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का ये टी का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, रूट टी को एज इट इज रखिए। अब टी को एज इट इज रखिए, रूट टी का क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो गया 2 और टी रेज टू 1 प्लस हाफ क्या हो गया 3/2 प्लस, यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है 1/2 और ये देखिए हाफ है ऊपर, सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया टी रेज टू, देखिए 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ कितना हो गया 3/2, ठीक है ना, 2 माइनस हाफ 3/2 हो गया ऊपर। अब नीचे आइए, यहाँ पे क्या दे रखा है टी रेज टू हाफ प्लस, ये क्या हो गया टी रेज टू हाफ बाई 2,
देखिए 2 टू जा 4, 5/2 t⁻3/2, ये क्या हो गया 3/2 t⁻²। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 3, t⁻3/2 में हाफ गया तो कितना हो गया 1 आंसर। बताइए पहले भी वही आंसर है, आप भी वही है, क्या गलत होगा बताइए, बताओ मंथन, आंसर आया या नहीं आया बोलो तुम। प्लस माइनस बेटा करने नहीं आएगा तो अब क्या बोलूं मैं, पहले मैं आपको यही बता रहा था ना बेटा, जो बच्चे पास करते और जो नहीं पास करते उनमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, पास करने वाले को प्लस माइनस आती है और नहीं पास करने वाले को प्लस माइनस नहीं आती है, बस कंसेप्ट तो वही होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, प्लस माइनस हमें अगर नहीं आता है तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड की क्या बात होगी, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है बताओ, ये भी इजी है। एक फंक्शन को आपने एज इट, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव किया, दूसरे को एज इट इज रखा। मैंने अब इसलिए इतना तेज कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे प्लस माइनस आता है। चलिए अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा, सोचिए कैसे करेंगे बोलिए। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a इंटू 1 माइनस cos थीटा, ऐसा दे रखा है। डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट, भले सॉरी t के रेस्पेक्ट, थीटा के। हाँ अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, ये बोलो ये किसका फंक्शन है, पहले बोलो ये किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे, dy बाई डी थीटा। अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाजू कर लिया। 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस साइन थीटा। अब फिर x देखो, x क्या दे रखा है, a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। अब dx बाई डी थीटा क्या होगा बोलो, a एज इट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में होता है 1, देखो ना ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा और थीटा दोनों सेम हो गया, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा कॉस थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। अब आपसे क्या पूछा गया बताओ, dy बाई डी एक्स, तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले dy बाई डी थीटा लिखेंगे अपॉन dx बाई डी थीटा लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब dy बाई डी थीटा क्या दे रखा है बताओ a, और 0 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा ही होता है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बेटा a से a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा को ऐसे लिखो, साइन थीटा को 2 साइन लिखो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, जो एंगल है उसका आधा, इंटू कॉस, जो एंगल है उसका आधा, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका आधा। 2 से 2 कट ला बेटा, एक कॉस से देख एक कॉस चला गया, और साइन बाई कॉस क्या हो गया tan थीटा बाई 2, ये आंसर हो गया। कितनों का ये आंसर आया ये बताओ मुझे। देखो ये भी आंसर यहाँ तक भी अगर किसी ने लिखा तो वो सही है, बट अगर तुम कलो के ऑप्शन जाओगे, सोचो अगर तुमको 4 ऑप्शन दिया हो और 4 ऑप्शन में दिया हो, पहला ऑप्शन हो साइन थीटा बाई 2, दूसरा हो कॉस थीटा बाई 2, तीसरा हो tan थीटा बाई 2, चौथा हो कॉट थीटा बाई 2। अब तुमने अगर यहीं पे लाके छोड़ दिया तो सोचो क्या यहाँ से ये चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सही हो, बट उसके बावजूद भी आप ऑप्शन को क्लिक नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए जरूरी है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता यार छोटू, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, तुम लोग M1 के लेक्चर में, M1 के लेक्चर में तुम लोग सारे बच्चे बैठते हो और M2 के लेक्चर में बहुत कम बच्चे बैठते हो, ऐसा क्यों होता है यार? कोई प्रॉब्लम है क्या छोटू, मेरा पढ़ाया आप लोग को समझता नहीं है क्या?
छोटू छोटू बताओ, तुम लोग M1 के लेक्चर में देखो, M1 का लेक्चर मैं देखता हूँ, M1 के लेक्चर में 160 बच्चे बैठते हैं, सुबह में 80 और शाम में 80। और जब मेरा लेक्चर होता है तो मेरे लेक्चर में सिर्फ 100 या 110 ही बच्चे बैठते, बाकी के 50 बच्चे कहाँ चले जाते, ये बताओ मुझे। 50 स्टूडेंट कहाँ चले जाते, कहाँ जाते 50 स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपसे dy बाई dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? जल्दी जवाब दे इस क्वेश्चन। अरे छोटी, मैंने ये इस पे साइन 2a अप्लाई किया है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर मुझे साइन a पे साइन 2a अप्लाई करना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन, जो एंगल यहाँ है उसका हाफ। अब एंगल अगर a है तो a का हाफ क्या हो गया? a बाई 2 इंटू कॉस, जो एंगल है उसका हाफ। सोचो अगर कल कि यहाँ पे a बाई 4 हो तो a बाई 4 का हाफ क्या हो जाएगा? a बाई 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a बाई 8। वही मैंने यहाँ किया है। नीचे 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ। अब एंगल थीटा है तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। सिंपल सा है। अच्छा, आज आप लोग का मैथ में क्या स्टार्ट हुआ है? M1 में क्या स्टार्ट हुआ है आज? अच्छा, मैट्राइसिस इजी है या टफ है? चलो, अच्छी बात। अब dy बाई dx है, dy बाई dx आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं पता है थोड़ा सा। अब देखो, एक दो क्वेश्चन है ना, वो एक दो क्वेश्चन बोर्ड मेथड पे मैं आपको बता दिया थोड़ा सा लॉन्ग कैसे लिखना है, लेकिन अब थोड़ा सा होशियार बनो आप, है ना। देखो dy बाई डी थीटा दे रखा है, मतलब क्या होगा? डी बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या दे रखा है? डी बाई डी थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा दे रखा है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि आपने साइन थीटा को क्या मान लिया, यू मान लिया, तो ये हो गया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू यू, और फिर से साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस थीटा। अब चलो कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 कॉस थीटा, बट कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, -1 आंसर आ गया। कितने बच्चों का -1 आया बताइए। सही बात, आसान। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने फोड़ के रख दिया, है ना। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log sin t स्क्वायर, t4 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, चलिए जल्दी जवाब दीजिए इसका। चलिए इसके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी, जल्दी कीजिए जल्दी।
चलिए मैं देखता हूँ, dy बाई डी एक्स दे रखा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स दे रखा है। अब दे रखो dy बाई डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले ये बताओ। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, dy बाई डी टी, तो डी बाई डी टी। बट y है क्या बताओ मुझे, log साइन टी स्क्वायर ऐसा दे रखा है, ठीक है, log साइन टी स्क्वायर। अब देखो log का डेरिवेटिव क्या होता है, तुम बताओ मुझे। log का डेरिवेटिव बेटा होता है कि जो log के साथ में है वो नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे, तो क्या हो गया 1 अपॉन साइन टी स्क्वायर। अब साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, cos टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t। अब x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log cos t रेज टू 4, तो dx बाई dt क्या होगा बताओ, 1 बाई cos t4, 1 बाई cos t4। cos का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन t4, और t4 का क्या हो जाएगा 4t क्यूब। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। देखो dy बाई डी टी क्या दे रखा है, cos बाई साइन, cos बाई साइन का मतलब बेटा क्या होता है, cot, और ये क्या हो गया टी स्क्वायर, और ऊपर क्या दे रखा है 2t, नीचे dx बाई डी टी, ये कितना दे रखा है देखो, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस का मतलब क्या हो गया, tan t4 माइनस, अब इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा cot टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है, दोनों का एंगल अलग अलग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि हाँ सर कॉट है, tan जाएगा ऊपर कॉट तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, वैसा नहीं है, दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 बाई टी, ऊपर t और नीचे टी क्यू है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। तो इतना आंसर हो गया, क्या आप लोग का इतना आंसर आया। समझ में आया क्या बताओ। चलिए होमवर्क में आपका वही रहेगा, होमवर्क में एक बार लिमिट को अच्छे से देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी को अच्छे से देख लीजिएगा, और जो डिफरेंशिएशन में जहां तक हुआ है वहां तक अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम आपका कंटिन्यूटी, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा ना, तो हम कंटिन्यूटी को सीईटी में लेंगे, समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूटी चैप्टर हम सीईटी में लेंगे, अगर आप किए रहोगे तो आपको थोड़ा सा वहां पे उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ठीक है चलिए रखते हैं, बाय।